रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 30 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर हम प्रमुख समाचार देखें तो जो पहला समाचार है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो है एक समीक्षा, इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू 2024 जनवरी, ये एक्चुअल में भारत मंत्रालय में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनके कार्यालय द्वारा एक भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिव्यू या समीक्षा आई है। ठीक है, इसे आप आर्थिक समीक्षा के समझने की भूल नहीं करिएगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो होती है ना वो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, वो भी हालांकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के उसके द्वारा ही आता है, उनका जो भूमिका रहती है, लेकिन वो अलग पेपर है। अब ही वो आएगा जब पूर्ण बजट दिया जाएगा। देखिए, हमेशा जो है बजट जब आता है तो अगले वर्ष के लिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो है बजट होता है। जैसे अभी 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा संसद में, वो इंटरिम बजट है, यानी जो चुनाव, जिस वर्ष चुनाव रहता है उस वर्ष चुनाव में 2-3 महीने के लिए इंटरिम बजट पेश की जाती है। इसके बाद जो भी चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी वो जुलाई में, मतलब चुनाव के बाद यानी कि अप्रैल मई जून में वो फुल बजट पेश करेगी। और उसी दौरान जो है पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट भी रहती है, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो वो हर साल होती है, चूंकि इस बार चुनाव वर्ष है इसलिए वो जुलाई में आएगा। लेकिन तब तक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लेकर जो है एक इस तरह से ब्रीफ आंकड़े आए हुए हैं। टोटल 74 पेज के हैं। अभी न्यूज़पेपर में जो है उसको हम बता रहे हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने जो कहा है, खासतौर से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या इकोनॉमिक्स टाइम। इसके बाद मैं उसको खुद से उस पर मैं डिटेल रिपोर्ट पढ़ा दूंगा, क्योंकि इस बार आपके प्री के लिए यही रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन, ये और जो बजट इंटरिम बजट आएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जहाँ तक जो दूसरा समाचार है वह है हमारे पड़ोसी देश है मालदीव। वहाँ के अभी 28 जनवरी का देखा गया कि वहाँ के संसद में बढ़िया जो है ताइक्वांडो, कराटे, जूडो सब कुछ वहाँ के सांसदों ने कर रखा है। और वहाँ पे एक अजीब सी जो है तनाव की स्थिति है। खासतौर से ये तनाव की स्थिति पिछले कुछ दिनों से बन गई है, जब से 17 नवंबर के बाद से वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजी जो है सत्ता में आए हैं। और उसमें भी जब से वो मतलब भारत के उनके मंत्रियों ने भारत के विरुद्ध, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विरुद्ध बात किया है, तो ये चीज़ें और भी हो गई है। और इसको लेके इन्हीं मांगों के, भारत के विरुद्ध जो नकारात्मक कार्रवाई है और जो संसद में उस तरह का व्यवहार किया गया है सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा, उसको लेके जो है वहाँ की जो प्रमुख विपक्षी दल है, जिसका संसद में बहुमत है, यहाँ तक कि बहुमत ये कहा कि उसके पास इतनी बहुमत है कि वो राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग के लिए प्रस्ताव के लिए पास करने के लिए जो आवश्यक है उतना उससे ज़्यादा है, उसने प्रस्ताव लाने की बात की है, ऐसा जो है। तो ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। जहाँ तक तीसरा मुद्दा है, एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क लाया गया है, जो भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर लाया गया है। 2013 की जो साइबर सुरक्षा नीति है उसको रिप्लेस करने के लिए इसको लाया गया है। हालांकि पिछले साल यानी मई 2023 में ही इसको जो है उद्योग या संगठनों और बाकी विभागों को लेकर दे दिया गया है कि उस पर वो अपनी राय रख सके, और संभावना है कि जल्दी इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये द इंडिया इकोनॉमी ए रिव्यू जनवरी 2024, यही उसका कवर पेज है। 74 पेज की ये रिपोर्ट है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो पिछले साल के कुछ आंकड़े हैं उसको बताया गया है, और आगे भविष्य में जो है 2027-30 जैसे इसमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 3 सालों से मजबूत 7% के आसपास के विकास दर से बढ़ रही है, और अगले 3 साल में भी यही विकास दर ये पाएगी। इस तरह से ये इस साल जो है, जो पिछला अनुमान है बजट का 3.7 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर बराबर 1000 अरब डॉलर होता है, तो ट्रिलियन डॉलर है, जो कि अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। लेकिन 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर होने के साथ साथ ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी अमेरिका और चीन के बाद। और 2030 तक अगर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ तो 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। अब ये 5 ट्रिलियन डॉलर का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका ये होना नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जापान को भी कभी 5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर वो बढ़ने के साथ साथ वो कुछ न कुछ ऐसा कर दिया, यानी जापान भी नहीं बढ़ा, केवल चीन ही इस 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर सका है।
ठीक है, तो अब देखिए जो भी इसमें होगा, इसमें और भी बातें कही गई हैं। जैसे इसमें रिपोर्ट की प्रमुख अंश है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में कई सारे बेहतर काम किए हैं, जिसको लेकर ये सारी चीज़ें आई हैं। कुछ चुनौतियां भी बताई गई है, कुछ आशंकाएं हैं, जैसे कि एक है कि हाइबर ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था, अब उसके अंत का दौर आ गया है। यानी कहीं न कहीं राष्ट्रों के स्तर पर जो है, जो वैश्विक स्तर के निवेश और इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा जो है रिस्ट्रिक्शन आने की संभावना है। दूसरा जो बात की गई है कि वह है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन, यानी पहले जो जीवाश्म ईंधन है, अब उस दूसरे में बदलने की संभावना है। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले सालों में जो संरचनागत परिवर्तन हुए हैं, जो रिसाइलेंस अर्थव्यवस्था दिखाई है, वो इन सारी चीज़ों को झेलने में या इनसे उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। तो आइए हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है और मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कैसे बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मकता के क्या क्या कारण हैं। देखिए, ये अभी जो न्यूज़पेपर में है हम उसको बता देते हैं। इसके डिटेल्ड रिपोर्ट्स आपके प्री एग्जाम को लेकर और मेंस में भी, खैर मेंस के समय तो ओरिजिनल एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, लेकिन फिर भी प्री के लिए इस तरह से जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो हम एक दो लेक्चर में जो है एक दो दिन बाद उसको हम डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा 29 जनवरी को जारी द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगले 3 वर्षों में $5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन, या इसी को अरब बोलते हैं, यानी 100,000 मिलियन या 100 करोड़ के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और निरंतर सुधारों के दम पर 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, और ये और भी बता रहे हैं कि 10 साल पहले, यानी जब 10 साल पहले की भी बात है कि 10 साल पहले मौजूदा बाजार कीमतों पर भारत की अर्थव्यवस्था $1.9 ट्रिलियन की थी, जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी पिछले 10 सालों में हम 10वीं से 5वें स्थान पे आए हैं। अगले 3 साल में हम तीसरे स्थान पे हो जाएंगे। इसके बाद का अंतर काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है कि 3 साल के अंदर ही हम तीसरे पर हो जाएंगे और 2030 तक, जो इस सदी के अंत तक जो है, इस दशक के अंत तक हम $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। ठीक है, और लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि यह आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे ये नहीं है, और यह आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट से पहले आता है। जैसे पूर्ण बजट या कोई, जैसे अगर इस साल चुनावी वर्ष नहीं रहा होता तो 1 फरवरी को जो है बजट आता, और कल जो है 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जो है, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो सब अर्थव्यवस्था ने जो किया है और जो आगे का अनुमान है उसके बारे में रहता है डिटेल रिपोर्ट। तो इस बार चुनावी वर्ष है तो इंटरिम बजट आएगा, इसलिए इसी तरह की कुछ जानकारी लेने के लिए ये रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट के प्रमुख अंश देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, इसमें ये है कि आज जो है महामारी कोविड का और समष्टिगत असंतुलन, यानी जो वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में असंतुलन है, उसके साथ जो वित्तीय क्षेत्र के साथ कमजोर होने के बाद एक अर्थव्यवस्था विरासत मिलने के बावजूद भारत $3.7 ट्रिलियन, यानी जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुमान है वो $3.7 ट्रिलियन पहुंच गई है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बताता है कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था $3.7 ट्रिलियन है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 10 साल की यात्रा ठोस और वृद्धिशील दोनों तरह के कई सुधारों को चिन्हित करती है, जिसके कारण आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके कारण आर्थिक रूप से रिसाइलेंस या आर्थिक रूप से लचीलापन आया है। अब लचीलापन क्यों हो गया, आप देख लीजिए कि कोविड के बाद दुनिया की स्थिति ऐसी रही, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध और इस तरह की बातें। ऐसे में अगर भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 3 सालों से 7% से ज़्यादा की विकास दर कर रही है और G20 देशों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कर रही है, और उसे दुनिया का कह सकती हो कि डेवलपमेंट ग्रोथ का एक जो है उभरता हुआ सितारा, यानी एक चमकता हुआ सितारा IMF और वर्ल्ड बैंक मान रही है, तो कहीं ना कहीं ये बता ही रहा है ना कि हमारी अर्थव्यवस्था रीसाइलेंस है। उसको लेकर कि पिछले सालों में हमने कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे इंस्टीट्यूशनल सुधार ऐसे किए हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसीलिए
इसी चीज को ये बताते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है, आप कह सकते हो, क्योंकि सरकार है तो उसमें कुछ अपनी बातें बताएगी भी, तो पिछली सरकारों की कुछ कमियां भी बताएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पिछली सरकार के दौरान 8 से 9% का ग्रोथ रेट था, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि जब दुनिया 4% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, उनका कहना था, जैसे देखो जब दुनिया में वर्ल्ड जो है ग्रोथ रेट या वर्ल्ड डब्ल्यू ग्रोथ रेट 4% है, तो उस दौरान भारत का 8 से 9% है, तो कोई बात नहीं, 8 से 9% था यूपीए के सरकार के दौरान। आज वर्ल्ड का क्या है, करंट पोजीशन है कि 2% की दर से बढ़ रही है, और भारत अगर 7%, मोर देन 7% की विकास दर से बढ़ रही है, तो इनका कहना है कि दुनिया का दर आधा हो गया, यानी 2% की दर से दुनिया कम हो गई है। तो ऐसे में अगर भारत 7% की भी दर से बढ़ रहा है तो इसे आप कम न मानिएगा, क्योंकि हम उस परिस्थितियों में भारत ने विकास दर हासिल किया है जब दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं की हालत खराब है। कई सारी, यानी चीन भले 5.2% कर रहा है, लेकिन दुनिया का कोई देश उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डिफाल्टर के कगार पे, कोर्ट ने कहा इसको डिफाल्टर कर दिया जाए, $300 अरब के ऋण में है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बता रही कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही हैं, उनकी स्थिति खराब हो रही, ऐसे में अगर भारत 7% के आसपास या उससे ऊपर का विकास दर कर रहा है, तो निश्चित रूप से भारत का एक अलग एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हुआ क्यों। इसमें सबसे बड़ी बात है कि घरेलू मांग की ताकत है। दुनिया का उथल पुथल से हम बचे क्यों रह गए, क्योंकि हमारे यहाँ घरेलू मांग ही बहुत बेहतर है। इसके कारण पिछले 3 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 7% से अधिक की विकास दर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में, यानी अगले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 7% के करीब रहेगी, और 2030 तक विकास दर 7% से ऊपर भी जाने की पर्याप्त संभावनाएं है। हालांकि कुछ चिंता है। चिंता क्या है? भू राजनीतिक संघर्षों का बढ़ता जोखिम। यानी आप देख ही रहे हैं कि रूस यूक्रेन का जो संकट है वो तो है ही है, मिडिल ईस्ट का संकट जो कहीं ना कहीं लाल सागर तक बढ़ रहा है, ईरान तक बढ़ रहा है, अब उसमें जो है चीज़ें और भी बढ़ती जा रही हैं। ये एक निश्चित रूप से चिंता का विषय पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए है, तो भारत के लिए तो है ही है। ठीक है, कम ही होगा, कम होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि भले हम अपनी मांग के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हम घरेलू पर हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा के सप्लाई को लेकर, हम अपने बहुत सारे क्रिटिकल जो है मटेरियल चाहिए, क्योंकि भारत कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कई सारा जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहा है, खासतौर से क्रिटिकल क्षेत्रों के लिए, सेमीकंडक्टर और इस तरह की। वहाँ पे अगर वैश्विक स्तर पर टर्मोइल होता है तो उसका प्रभाव दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, जैसे आप कह सकते हो कि हम घरेलू रूप से मजबूत होने के कारण जब दुनिया गड़बड़ स्थिति में है तब हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति और खराब होती है तो हमारे विकास दर पे भी संभावनाएं, हमारे विकास दर पर भी चुनौतियां आएंगी, ज्यादा या कम आएंगी जरूर आएंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो 80-85% हमारी ऊर्जा की जरूरत है वो कहाँ से आती है? बाहर से आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। भविष्य में 3 रुझान दिखाई देंगे, ये कह रहे हैं कि 3 रुझान हैं। क्या क्या? वैश्विक विनिर्माण में अति वैश्वीकरण का अंत, यानी जो एक दौर था 90 के दशक में वैश्वीकरण यानी ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए, जिसमें खास तौर से चीन ने जो है बहुत ज़्यादा वो किया कि ज़्यादातर दुनिया की कंपनियां ने चीन में अपने प्रोजेक्ट लगाए, जहाँ पे सस्ते दर पे हो रहा वहाँ लगाओ और दुनिया में बेचो, ये वाली अवधारणा चली। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि दुनिया जो है कोविड के बाद दुनिया को समझ में आ गया है, ज़्यादातर विकसित देशों को, कि जो सप्लाई चेन है उसको किसी एक देश पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता है। तो उसको खुद अपने यहाँ भी और विविधीकरण की बात की जा रही है। इसका एक चुनौती है कि उस तरह से जो हमें लाभ नहीं मिलेगा जो चीन को मिला था। फिर भी दूसरा, ऊर्जा परिवर्तन की चुनौती है, क्योंकि अब दुनिया जो है कहीं न कहीं नवीकरण ऊर्जा स्रोतों की तरफ जा रही है, जीवाश्म ईंधनों से दूर होने की बात की जा रही है। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए जो है एक्स्ट्रा बर्डन ला रहा है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगमन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए अवसर भी दे रहा है तो चुनौतियां भी दे रहा है। ये बात कही गई है कि चिन्हित करते हैं। और इसमें कहा गया कि पिछले दशक में अपनाई गई नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में है। जैसे पिछले वर्षों में क्यों अति वैश्वीकरण का अंत हो रहा है, तो हमने नीतियां बनाई थी, हमने मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 के आसपास ही शुरू कर दिया था। तो अब
हमने जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना शुरू कर दिया था, हमने अपने यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना शुरू कर दिया था। अभी चीन के बराबर नहीं है लेकिन एक बेहतर स्थिति में लाना शुरू कर दिया था। हमने कोशिश करना शुरू कर दिया था कि लॉजिस्टिक लागत कम किया जाए। इन सब का प्रभाव कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन के अंत के बावजूद भी दुनिया की प्रमुख कंपनियां भारत में अपने जो है यहाँ पे संयंत्र या इस तरह की भारत को एक ग्लोबल सप्लाई चेन के रिसाइलेंट ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से अब अगर करें कि जो नवीकरण की ऊर्जा की चुनौतियां हैं, तो भारत ने जिस तरह से सोलर पावर पैनल और इस तरह की नीतियां अपनानी शुरू की थी, जो है 2010 से ही शुरू की थी, 2014 के बाद उसमें बहुत तेजी से सुधार हुआ था। उसके कारण जो है कहीं ना कहीं या हाइड्रोजन मिशन और इस तरह की चीजें सरकार ने अपनाई, उसका प्रभाव हमें जो है इस चुनौती को झेलने में, ऊर्जा परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में हम सक्षम हो जाएंगे। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार है और दुनिया जो है, भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई सारे जो वैश्विक पहलों में एक्टिव भूमिका निभा रहा है और इससे होने वाले चुनौतियों का बेहतर सामना करने के लिए और इससे प्राप्त होने वाले अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसी तरह से रिपोर्ट भी मानती है कि सरकार जो 2047 तक विकसित देश बनने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है, क्या ये प्राप्त कर सकता है या नहीं। तो रिपोर्ट कहती है कि यह यात्रा, अगर इसी तरह की यात्रा, सुधारों की यात्रा जो सुधार सरकार ने चलाई, अगर ये जारी रहती है तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यानी सरकार ने जो 2047 इंडिया 2047 जो भारत विकसित देश बनने का सपना है, उसको प्राप्त कर सकती है अगर अर्थव्यवस्था में जो सुधारों का दौर है और जो वैश्विक स्तर पर चुनौतियां गंभीर ज्यादा न हुई वैश्विक परिदृश्य, तो इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट कहती है कि इस रिपोर्ट में जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित देश बनने का, इसके लिए राज्य सरकारों के सहयोग की भी देखिए जोर देकर कहा कि राज्य सरकारों की पूर्ण भागीदारी से सुधार अधिक उद्देश्यपूर्ण और फलदायी होंगे। ये कह रहे हैं कि राज्यों की भागीदारी तब और अधिक होगी जब सुधारों में जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर शासन में बदलाव शामिल होंगे, जिससे उन्हें नागरिक अनुकूल और छोटे व्यवसाय अनुकूल बनाया जाएगा। और स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि और श्रम जैसे क्षेत्रों में राज्यों की एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों की भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। इसी को लेकर शायद कुछ विचारक जो कहते हैं कि ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन कई सारे राज्य सरकार हैं जिनमें बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकारों को चलाना है, क्या उनके यहाँ भी वो चीजें की जाएंगे, तो वो एक है। लेकिन इस रिपोर्ट में उम्मीद है कि ये राज्य सरकारों की मदद से ये आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार अर्थव्यवस्था के सकारात्मकता के कारण, अब ये रिपोर्ट से जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका कहना है कि जो भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये सकारात्मकता दिखाई दे रही, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो वो बता रहे हैं कि इसमें जो मेन है कि सरकार ने जो ऐतिहासिक स्तर पे अभूतपूर्व रूप से जो है बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार ने पैसा लगाया है वो अभूतपूर्व है। कैसे अभूतपूर्व है, सिर्फ कहने से तो होगा नहीं। ये बताते हैं कि वर्ष 2014-15 में जब सरकार सत्ता में आई थी, जो एनडीए की वर्तमान सरकार है, जब वो पहली बार सत्ता में आई थी, तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश 5,60,000 करोड़ था। यानी कि जब यूपीए जो भारत की सरकार, वर्तमान सरकार आई थी, तो उस बजट में 5,60,000 करोड़ का गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था। वह बढ़ के 23-24 इस साल के बजट में 18,60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह 3.3 गुना की वृद्धि है। 10 सालों में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 3.3 गुना वृद्धि कर दी है। ये कहीं ना कहीं एक जो हमारे सकारात्मकता दिख रही है, उसके पीछे एक कारण यह है प्रमुख। दूसरा है कि वही चीजें, जैसे अब ये वृद्धि हुई तो ये दिखाई भी दे रहा है कि कुल लंबाई, राजमार्गों की लंबाई, माल ढुलाई गलियारे, हवाई अड्डों की संख्या, मेट्रो रेल नेटवर्क, इन सब में भौतिक और डिजिटल दोनों स्तर का जो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का रैमअप किए हैं, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बजट है, सरकारी बजट, सरकारों का बजट, सार्वजनिक बजट जो है, उसमें ही 3.3 गुना की वृद्धि पिछले 10 सालों में कर दिए हैं। दूसरा है कि परिवारों की स्थिति, जो सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ का जो ऑप्शन लेकर चला था कि सभी को समावेशित करना, सबका साथ सबका विकास, उसके भी अच्छे परिणाम से जो है भारत में परिवारों की भी स्थिति बेहतर है। कैसे, इसको कैसे इन्होंने कहा है कि जन धन योजना, जो सबसे कह सकते हो कि कमजोर लोगों के लिए है, जन धन योजना में 51 करोड़ बैंक खाते खुले हैं अब तक, और इसमें 2,10,000 करोड़ रुपए जमा है।
और ये जो खाते हैं 51 करोड़, उसका 55% से ज्यादा जनधन खाते महिलाओं के पास है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इंक्लूसिवनेस की बातें बता रहा है। साथ ही में जो परिवार के स्तर पे ये कहा जाता है ना कि भारत के परिवार वर्तमान में, जैसे इस बार दिखाया गया है कि घरेलू स्तर की बचत कम हुई है, ठीक है, तो वो उस पर बता रहे हैं कि वह जब 2019 दिसंबर 2019 की बात बता रहे हैं, यानी 5 साल पहले या 4 साल पहले, जो घरेलू पूंजी वित्तीय संपत्ति थी, यानी हाउस होल्ड एसेट, एक घर के पास जो एसेट था, संपत्ति थी, वह पूरा जितने भी हाउस होल्ड है उनकी पूरी एसेट जो है जीडीपी का 86.2% था, यानी पूरा सकल घरेलू उत्पाद का 86.2% उनके पास एसेट था। और जो देनदारियां थी, लाइबिलिटी थी, वो 33.4% था दिसंबर 2019 में। आज की क्या स्थिति है, मार्च 2023 में क्या स्थिति है? अगर एसेट की देखा जाए तो जीडीपी के एसेट, यानी जीडीपी तो बढ़ा ही है 4 सालों में, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जीडीपी के परसेंट के रूप में एसेट 103.1% हो गया है, यानी हाउस होल्ड के पास जीडीपी से ज्यादा का एसेट है। और देनदारियां भी बढ़ी है 37.6%। तो यही होता है, लोग दिखा रहे हैं कि 37.6% देनदारियां है, पहले 33.4 था, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि एसेट भी बढ़ गया है। तो जब टोटल नेट निकालना होता है तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, जब ये निकाला जाता है तो दिसंबर 2019 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय एसेट, फाइनेंशियल एसेट जीडीपी का 52.8% था, और ये सुधर कर मार्च 2023 में 65.5% हो गया है, जो कहीं ना कहीं ये चीजें बता रही है कि घरेलू क्षेत्र में भी जो है हाउस होल्ड सेक्टर भी के पास एसेट का जो नेट एसेट है वो बढ़ा है, उसके पास देनदारियां बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। दिसंबर 2019 में 33.4 था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 37.6% है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जीडीपी के परसेंट के रूप में जो पहले जो टोटल हमारे पास हाउस होल्ड के पास एसेट था 86.2 था, अब वो जीडीपी का 103.1% हो गया है। और इस तरह से निकाला जाए कि नेट एसेट जो है 65.5% हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में रही है। अब आगे देखते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज है ये देखिए, मुइज़्ज़ू 17 नवंबर को ये वहां पे शपथ लेते हैं और अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने, जो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इंडिया आउट का जो है नारा चलाया था। जब ये जीते थे तो इन्हीं के एक पहले तो सहयोगी थे, पहले तो नहीं थे सहयोगी, लेकिन बाद में सहयोगी एक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिद का इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था कि जो ये चुनाव हुआ है, ये चुनाव जो पिछली सरकार थी उसके करप्शन को लेकर रहा है। वो भी उसी का पार्ट थे, वो उसी बाद में अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, अपने उम्मीदवार लड़ाया था जो 8% वोट पाया था, ठीक है, कि उसके कारण हुआ है। और राष्ट्रपति, हमें उम्मीद है कि वो चुनाव में मुद्दा है आगे भारत को, क्योंकि भारत के बगैर मालदीव के विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इनका अपना इंटरव्यू है द हिंदू में, उसको हमने पढ़ाया भी था। लेकिन ये चुनाव के बाद ये व्यक्ति अपने उसी चीज पे डटा रहा, बार बार वो कहना रहा कि भारत बाहर जाओ। और उसने तो हद कर दी कि चीन से आने के बाद, यानी उसके कुछ मंत्रियों ने, जो भारत और के प्रधानमंत्री भारत के बारे में, वो तो कहा ही, चीन के यात्रा के बाद उसने भारत को सीधे सीधे कह दिया कि 15 मार्च तक भारत के जो करीब 70-80 सैनिक हैं वहां से चले जाए, जो उनके ही हितों के लिए है, ठीक है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है, और एक चीन का जो सर्वेक्षण जहाज है वो मालदीव आना है, उसको चूंकि श्रीलंका ने मना कर दिया है भारत के विरोध के कारण, तो उसको मालदीव में आने के लिए तैयार हो गया है। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं मालदीव में भारतीय हितों को तो प्रभावित कर रही है। भारत के जो फिर भारत का भी जवाबी वो चीजें होगा जिसके कारण मालदीव में भारत के पर्यटन, जो पिछले साल सर्वाधिक थे, उसके पहले सर्वाधिक थे, कोरोना के पहले लगातार सर्वाधिक थे, अब इस जनवरी महीने में 5वें स्थान पे हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीयों के पर्यटन, भारतीयों का वहां जाना कम हुआ है। इसका प्रभाव वहां की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ने लगा है, वहां पे खान पान सब चीजों पर पड़ने लगा है, और ये बातें वहां पे दिखाई देने होती है। और एक घटना ऐसी हुई, दुखद घटना है, बता देता हूं। ये क्या हुआ कि हमारी जो वहाँ पे सेना, हमारी जो हेलीकॉप्टर है या डोर्नियर विमान है, दोनों नौसेना की है, ये वहाँ पे जैसे द्वीप अलग अलग हैं, आपस में कनेक्ट नहीं है, तो एक दूसरे को जब इमरजेंसी या स्वास्थ्य चीज़ों में एक दूसरे द्वीप से दूसरे द्वीप, माले जो मेन द्वीप है वहाँ पे ले जाने आने के लिए होता है। एक द्वीप पे एक बच्चा, 14 साल का बच्चा, उसको कैंसर था और उसको काफ़ी क्रिटिकल स्थिति में था, और ये था कि अगर वो माले पहुंच जाता, अगर सही इलाज हो जाता तो उसकी जान बच जाती। भारत की सेना का विमान, भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहाँ पे तैयार था,
लेकिन मुइजू पहले कह दिया कि भारतीय सेना का इस्तेमाल करने के पहले हमसे परमिशन लेने की जरूरत है, उसने परमिशन नहीं दिया और उस बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद काफी अप्रोर हुआ। उसी दौरान यानी उसके कुछ पहले माले का जहां का ये मेयर था, उसके हटने के बाद जो मेयर का चुनाव हुआ वहां पे इसकी पार्टी बुरी तरह से हारी और जो चीन के इस तरह की चीजें हो रही हैं उसको देखकर इसके खिलाफ काफी विरोध हुआ। 28 जनवरी को तो वहां के संसद में जो कह सकते हो कि ताइक्वांडो देखा, मतलब इससे अच्छा शब्द तो मैं नहीं प्रयोग कर सकता हूं, वहां के सांसदों ने जो ताइक्वांडो दिखाया, जो कराटे दिखाई, जो मल्लयुद्ध दिखाया, मल्लयुद्ध ज्यादा शुद्ध है, मल्लयुद्ध दिखाया, उसको लेकर तो पूरी दुनिया शर्मसार है। और उसके बाद वहां की जो प्रमुख विपक्षी दल है उसने इसके खिलाफ जो है अब जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला कर दिया है। तो आइए इसको हम जरा समझते हैं। चर्चा में क्यों है महाभियोग प्रस्ताव का? क्योंकि सोमवार 19 जनवरी को एक मीडिया में रिपोर्ट आती है द हिंदू से भी। द हिंदू हमारा जो है वहाँ के जो अभी उस पर हम दिखाएंगे कि वहाँ के जो एमडीपी है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसके उपनेता ने बात किया है द हिंदू से और कारण भी बताए हैं कि किस कारणों से वो इसको ला रहे हैं। तो उसमें मुख्य विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, इसी पार्टी के इसके पहले वाले जो है सोलेह जो है राष्ट्रपति रहे हैं, के पास मालदीव की संसद में बहुमत है और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। और एमडीपी और उसका एक फैक्शन है डेमोक्रेट, इनके साथ मिलकर साझेदारी में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर एकत्र किए गए, जिस पर कुल 34 सदस्यों का समर्थन भी मिल गया है। और इस तरह से ये पर्याप्त हो गया है कि इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, मालदीव में राजनीतिक तनाव की स्थिति क्या है और क्यों बनी हुई? देखिए, अभी जैसे बताया कि क्या स्थिति है, वो सारी चीजें हैं। ये जो ताजा तरीन घटनाक्रम है ये हुआ है 28 जनवरी को, जो है संसद में एक घटना होता है। देखिए, मालदीव की संविधान के अनुसार वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, यानी प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट होता है और उसमें जो है बाकी जो कैबिनेट होती है वह राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन उनका कन्फर्मेशन वहां के संसद को करना पड़ता है। ठीक है, अगर संसद कन्फर्म नहीं करेगी तो वो मंत्री नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसी को लेके वहां पे पहले काफी दिन उसको लटका रहा, फिर जो है वहां के मंत्रियों का जो है लिस्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा यानी सरकार के द्वारा संसद के पास भेजा गया था। और चूंकि वहां की जो संसद है 87 सदस्य हैं, जिसमें 7 तो मंत्री बन गए हैं, तो मंत्री बनने के बाद उनको इस्तीफा ही देना पड़ता है, तो वो 80 ही संख्या रह गई है। उसमें से 56 संख्या जो है जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और जो डेमोक्रेट है उनकी है, यानी कहीं ना कहीं बहुमत 2/3 से ज्यादा बहुमत जो है विपक्षी यानी जो सरकार में नहीं है उनके पास है। ऐसे में बगैर उनके सहयोग से वो पास नहीं हो जाता, और ये पास हो जाता सामान्य सी प्रक्रिया है। वो विपक्षी भी सोचती कि जनता ने राष्ट्रपति को चुना है तो वो पास कर देती, लेकिन चूंकि जैसा मुइजू ने जो है नीतियां अपनाई शुरू की है भारत के विरुद्ध में, और जिसका उस तरह से बैकफायर वहां पे होने लगा है, जो बच्चे की जान और इस तरह की चीजें गई है, उसके कारण विपक्षी दलों ने उनमें से जो 4 प्रमुख मंत्री थे, जिसमें वित्त मंत्री था, हालांकि वित्त मंत्री को बहुत थिन मेजॉरिटी से पास कर दिया है, लेकिन जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर था, जो कि इसके पहले के राष्ट्रपति के समय मुइजू खुद इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर था, इस्लामिक मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, यानी इन 3 को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी ये मंत्री पद से इनको स्वीकृति नहीं दी है। अब पुनः वो करेंगे, पुनः चलेगा। उसको रोकने के लिए, चूंकि वहां का जो सरकार है वो संसद में अल्पमत है, वहां पे उन लोगों ने संसद में बहुत सारा जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कि डिस्टर्ब करके जो विपक्षी हैं जिनका वहां पे बहुमत है उनको बाहर करा के इस चीज को पास करा दिया जाए। उसको लेकर काफी सारी चीजें हुई। 3 जो है उसमें एमडीपी ने जो है 3 झड़प होने के बाद अब उसने फैसला ले लिया है कि 3 को तो हटा ही दिया है। अब एमडीपी ने कहा कि अगर सरकारी संसद में फिर से ऐसा करते हैं तो वह अगला काम क्या करेगी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का जो मंत्री पद के लिए दिया गया है उसको भी वापस ले लेगी, यानी उनको भी हटा देगी। यानी कुल मिला के देखिए, सरकार वहां पे काम करना, राष्ट्रपति चुनते हैं, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तो अपना नियुक्त कर सकते हैं, बाकी सारे लोगों की नियुक्ति को करते हैं, लेकिन उनको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। पार्लियामेंट में विपक्षी दलों का पूर्णतः बहुमत है। तो इस तरह से समस्या बनी हुई है। और ये मुद्दा, और मतलब ये सारी चीजें होने के बावजूद भी विपक्षी दल ने नहीं शुरू किया। जो सरकारी पक्ष का जो पार्टी है उसने 23 सांसदों के आधार पे एक प्रस्ताव लाया, कौन, वहां के जो संसद के सभापति और उपसभापति के विरुद्ध में, कि उनको अविश्वास लाया जाए। सोचिए,
तो इसके विरोध में फिर जो है वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी, जो वहां की प्रमुख विपक्षी दल है, उसने, जिसका संसद में बहुमत है, उसने जो है एक प्लान किया है कि मुइज़्ज़ू को हटाने के लिए जो है क्या लाया जाए, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। ठीक है। और जो मालदीव की संसद है उसमें 87 सदस्य है। अब 87 सदस्य अगर होते तो 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है महाभियोग को, यानी 58 चाहिए था, लेकिन इसमें से 7 लोगों को तो वो मंत्री बना चुके हैं, तो ये संख्या हो गई है 80। तो इसको लेकर एक संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि जो है 56 लोगों पर ही जो है, यानी 80 को मान के, यानी 80 के जो 2/3 करके, यानी 56 के आधार पे ही अगर संख्या होगी तो महाभियोग पास हो सकता है। इसको लेके जो है ये संविधान में अब ये डेमोक्रेट और मिला के 56 है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये शायद पास हो जाए अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है। अब प्रश्न है कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई। देखिए, इसके पीछे उत्पन्न होने के पीछे वजह है ना कि जब आदमी जिस लिए चुना जाता है उसको छोड़कर कुछ और काम करने लगता है। आप राष्ट्रपति चुने गए थे और उनको लगता है कि वो जो इंडिया आउट की वजह से उनको जो है समर्थन मिला, लेकिन अगर वो भूल गए कि उनका अगर इंडिया आउट को इतना ही समर्थन होता तो वो पहली बार के ही वोटिंग में उनको 50% मत मिल जाता। पहली बार के वोटिंग में मुइज़्ज़ू को 50% मत, ये ठीक था कि पहले स्थान पर वो थे, दूसरे स्थान पे मोहम्मद सालेह यानी पूर्व राष्ट्रपति थे, और तीसरे स्थान पे जो है 8% के साथ जो है जो मोहम्मद नासिद का उम्मीदवार था वो था। इसके बाद जब दोबारा चुनाव होता है तो 2 ही लोगों के बीच में होता है, फिर वो व्यवस्था होती है कि 50% के लिए। तो जो मोहम्मद नासिद ने है, इन्होंने जो है मोहम्मद मुइज़्ज़ू को जो है समर्थन कर दिया था, जिसके कारण वो जीत गए थे 8% के कारण। तो ये कहीं ना कहीं ये दूसरी बार जीते हैं, मतलब दूसरे बार में चुनाव में जीते हैं, पहली बार में 50% भी नहीं प्राप्त कर सके, और इनको लगा कि ये इंडिया आउट का पूरा माहौल है, और ये कहीं ना कहीं चीन के जो है उस पर करके भारत के इंटरेस्ट को, और खासतौर से भारत के इंटरेस्ट के चक्कर में अपने इंटरेस्ट को खराब कर रहे थे। ठीक है। यही बात वहां की जो प्रमुख विपक्षी दल है एमडीपी के, उनके संसदीय समूह के अपने नेता हैं, वो कह रहे हैं, उपनेता अंदर हसन कहते हैं कि राष्ट्रपति अपनी नीतियों से, यानी 2 कारण बताया है कि 2 कारणों से यह महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। पहला, राष्ट्रपति अपनी नीतियों से हिंद महासागर क्षेत्र को खतरे में डाल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मालदीव को भारत और जो है चीन के शक्ति अखाड़े के बीच में ला रहे हैं। देखिए, चीन और भारत दोनों बड़ी शक्तियां हैं, और उसमें अमेरिका ये तीसरा हिंद महासागर में, अगर हिंद महासागर में देखा जाए तो अमेरिका और भारत 2 प्रमुख शक्तियां हैं। चीन हिंद महासागर में अभी उसकी उतनी स्थिति नहीं है, उसी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इन शक्तियों के अखाड़े में मालदीव का जो जाना, इसका मतलब है कि वो कुचल जाएगा। भारत यूं ही नहीं छोड़ देगा अपनी जो स्ट्रेटेजिक स्थिति, और भारत तो छोड़ दे, अमेरिका नहीं छोड़ेगा। अमेरिका वहां पे दूतावास खोल दिया और उस व्यक्ति को वहां का दूत बना दिया है जिसने कुछ महीने या कुछ साल पहले पाकिस्तान में सत्ता चेंज की थी। किसका? इमरान खान को सत्ता से हटाया, तो वो उसी के लिए जाना ही जाता है। ठीक है। वो अमेरिका ने उसको वहां पे स्थापित कर दिया। कहीं ना कहीं वो भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि चीन की स्थिति वहां पे हो। तो यही बात ये कह रहे हैं कि इसके कारण महासागर क्षेत्र को खतरे में डाल रहे हैं, और साथ ही धन बल का इस्तेमाल करके और सेना के समर्थन से संसद को ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं। यानी हिंद महासागर में सुरक्षा के तो खतरा पैदा ही कर रहे हैं, एक वैश्विक, और दूसरा ये संसद को कार्य नहीं कर दे रही है। 2 कारणों से वो जो विपक्षी दल है वो महाभियोग लाने के बारे में सोच रही है। देखिए, हुसैन कहते हैं कि हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते, हम चीन को अपने करीब नहीं ला सकते। यानी भौगोलिक रूप से चीन 6000 किलोमीटर 6000 माइल दूर है, और भारत हमसे जो है 500 माइल दूर है। तो हम चाह के भी, अगर आप कह रहे हैं कि हम क्या चीन को अपने करीब ला सकते, नहीं ला सकते हैं। वो ही कह रहे हैं कि भारत हमारा निकटतम पड़ोसी, मित्र और परिवार है, चाहे वह भोजन या दवाओं की मांग के बारे में हो। हम भारत के बिना नहीं रह सकते हैं। हम भारत की पड़ोसी प्रथम नीति से हमेशा सुरक्षित रहे हैं, लाभ प्राप्त करते रहे हैं, जिस स्थिति को मुइज़्ज़ू ने बदलकर मालदीव को एक युद्ध का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर दी है। और साथ ही साथ जिस तरह से उसने संसद में जिसने कार्रवाई की है, ये दोनों कारण मिला के उसके खिलाफ महाभियोग लाने के पर विचार चल रहा है। ठीक है। भारत विरोधी नीति तो पता ही है इसमें क्या बताना है। अगला जो न्यूज है हमारा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रेफरेंस फ्रेमवर्क, ये चर्चा में है और इसको सरकार जल्दी ही घोषित करने वाली है। इसको इसके बारे में पिछले साल मई में ही जो है
उद्योग संगठनों और उनको सर्वे का भेज दिया गया है उस पर अपनी राय लेने के लिए, लेकिन इसके फ्रेमवर्क को प्रमुख रूप से अभी नहीं कहा गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क होगा ये जो है वर्ष 2013 की जो इंफॉर्मेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, उसकी जगह इसको लेने की संभावना है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं कि इसका क्या है। परिचय को जरा देखें तो केंद्र सरकार ने मौजूदा कानूनों, नीतियों, दिशा निर्देशों के आधार पर साइबर सुरक्षा के लिए भूमिकाओं को और जिम्मेदारियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ एक कार्यान्वयन योग्य उपाय प्रदान करने के प्रयास में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रेफरेंस फ्रेमवर्क नामक एक मार्गदर्शक तैयार किया है। और इसमें जो मेन है कि जैसे इसमें कहा गया है कि अब जो स्वदेशी साइबर सुरक्षा उत्पादों और समाधानों का विकास पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ है, तो सरकार इसके तहत ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो जो क्रिटिकल इंडस्ट्री हैं, क्रिटिकल में कौन कौन सी हैं, दूरसंचार है, बिजली है, परिवहन है, वित्त है, रणनीतिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र है, इनको कह सकती है कि वो अपने यहाँ जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग करें वह स्वदेशी निर्मित करें, ताकि साइबर सुरक्षा के खतरों से बचा जा सके। ठीक है, तो एक ये चीजें हैं। तो अब हम समझते हैं कि इनको लाया क्यों जा रहा है, यानी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रेफरेंस फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी है। आपको याद होगा कि 2022 में जो है एम्स में बहुत बड़ा जो है एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था। वो पूरा एम्स की वेबसाइट काफ़ी दिनों तक जो है वो काम नहीं कर रही थी, 2-3-4 दिनों तक। बाद में SAR-3 ने उसको किया। इसी तरह के जो हमारे बहुत सारे निजी क्षेत्र के संगठन हैं, खासतौर से जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े संगठन हैं, या जैसे SCL की रिपोर्ट है, इस तरह के पर एक कई सारे जो है साइबर थ्रेट्स देखे जा रहे हैं। और इन साइबर थ्रेट्स में केवल प्राइवेट लोग नहीं है, राष्ट्र यानी चीन आदि के द्वारा जो है वहाँ पे पूरी साइबर आर्मी है उनके द्वारा, और बहुत सारे जो एक डार्क वेब है वो बहुत सारे ऐसे जो है ना कि जैसे हिट जॉब करने वाले हैं, वैसे साइबर थ्रेट के हिट जॉब करने वाले भी नए नए उपकरण उपलब्ध करा रहा है। इसके कारण जो है कहीं ना कहीं चुनौतियां बनती जा रही हैं। और जो हमारे पास जो अभी तक जो इसको लेकर साइबर सुरक्षा को लेकर एक पॉलिसी है वह वर्ष 2013 में बनाई गई थी, उन समय की चुनौतियों को लेकर, यानी पिछले 10 सालों में। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 थी, जिसके आधार पे हम पॉलिसी बनाते थे साइबर सुरक्षा को लेके। लेकिन 10 सालों में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, बहुत सारे हमारे पास संसाधन भी उत्पन्न हुए, जैसे देखिए कई सारे स्वदेशी उपकरण हमको उपलब्ध हो गए हैं, तो कई सारी चुनौतियां भी, कई सारे खतरे भी नए नए सामने आने लगे हैं। ऐसे में सरकार उस राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के जगह पे एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क लाया जा रही है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय जो साइबर सुरक्षा तंत्र है उसमें आमूलचूल परिवर्तन उसमें करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि इसके बारे में क्या क्या है थोड़ा थोड़ा, तो ये जो NCRF है, यानी जो नेशनल काउंसिल ऑफ रेफरेंस फ्रेमवर्क होगा, यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र है, जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक है। उसके जरिए जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को यह रिपोर्ट करेगा। और इसको पिछले साल मई में ही परामर्श के लिए कंपनियों और अनुसंधानकारी विभागों के साथ जो है निजी तौर पर, प्राइवेटली, मतलब छुपे, यानी खुल के नहीं, यानी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो संस्थाएं उनको पहले से ही दे दिया गया है कि उस पर चर्चा कर लो, इसके बाद बता दो कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। अब संभावना यह है कि सरकार इसको कुछ चीजों के साथ इसको अब सार्वजनिक करने वाली है, ऐसा द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है। और इसमें जो एक मुख्य नीति दस्तावेज के साथ साथ वैश्विक साइबर सुरक्षा मानक भी क्या होगा, और उत्पादों और समाधानों का विवरण देने वाले कम से कम 3 सहायक सार संग्रह भी तैयार किए गए हैं। यानी जो अपना नीति दस्तावेज पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में वैश्विक साइबर सुरक्षा के लिए क्या स्टैंडर्ड है और अन्य जो है सहायक सार संग्रह भी इसमें दिए जाएंगे। NCR द्वारा महत्वपूर्ण उद्योगों को दिया जाने वाला संभावित सिफारिश इस रिपोर्ट में ही है कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि इसके द्वारा जो प्रमुख सुझाव दिए जाने वाले हैं, एक तो सरकार ये कह रही है कि जो है अब स्वदेशी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल करो। दूसरा ये है कि जो IT सेक्टर के लिए जितना भी बजट हर संस्था द्वारा किया जाता है उसका 10% साइबर सुरक्षा के लिए किया जाए, और वह भी ये जो बजट हो इसका जो क्रियान्वयन हो वो जो टॉप लीडरशिप है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंतर्गत एक अलग से बजट हेड हो जो इसका देखभाल करे। ठीक है, अब जहां तक है कि इसको लेकर निजी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये सारी चीजें हैं, ये जो
एनसीआरएफ है, एक दिशा निर्देश है, एक फ्रेमवर्क है, एक गाइडलाइंस है। तो इसको मानने के लिए कंपनियां बाध्य नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इसको अपना के कंपनियां क्या क्या कर सकती हैं, अपनी जो है, जो खासतौर से क्रिटिकल क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति में सुधार कर सकती हैं, डेटा उल्लंघनों या किसी भी साइबर सुरक्षा घटनाओं की जोखिम को कम कर सकती हैं, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती हैं, ग्राहकों के साथ विश्वास बढ़ा सकती हैं, अपनी परिचालन दक्षता करके कहीं ना कहीं अपने कार्य में सुधार कर सकती हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। इसका जो पीडीएफ वर्जन है वो आपको हैंड आउट के रूप में जो है कल मिल जाएगा, तो आप उसको लेकर पढ़िए, बार बार इसका रिपोर्ट बनाइए, कई सारी चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए नमस्कार।